नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे निकाय चुनाव भारी, सस्पेंस जारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कोर्ट में 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने की बात कहने के बावजूद राज्य सरकार अब तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई है, जिसके बाद एक बार फिर से ये मामला कोर्ट में चला गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में, आपको बता दें कि समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका में ये कहा गया कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए और प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट में निर्धारित की गई है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को ही खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। और इस सब के बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। और इस बीच अब खबर आ रही है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों के परिसीमन में बड़ी गड़बड़ी भी सामने आई है। निगम के अधिकारियों ने किसी वार्ड में 6000 तो किसी में 11000 से ज्यादा वोटर शामिल कर लिए, जबकि मानक 8040 वोटरों को शामिल करने की अधिकतम सीमा है। और शासन ने निगम की परिसीमन रिपोर्ट लौटा दी है। मामले में डीएम ने दोबारा परिसीमन के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। अब बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों आखिर धामी सरकार अब तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई है। इसी पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। राज्य में निकाय चुनाव कब होंगे इसका ना तो सरकार को पता है और ना ही निर्वाचन आयोग को। वहीं निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी का मुद्दा एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका में कहा गया कि पूर्व हुई सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए और प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। ये याचिका हमने म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराने के बाबत दाखिल की है। हमारा ये कहना है कि म्यूनिसिपैलिटी का 5 साल का जो टर्म है वो 2 दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गया है। उससे पहले ही एक याचिका हाईकोर्ट में पहले दायर की गई थी, मोहम्मद अनीस वर्सेस राज्य सरकार, और उसमें भी इलेक्शन कराने के लिए दायर की गई थी। तो उसमें जो था, सरकार ने ये पक्ष लिया था कि हम 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। उसकी बाबत एक अंडरटेकिंग भी राज्य सरकार ने 9 जनवरी 2024 में दी थी। उसके बाद वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई उसी अंडरटेकिंग की लाइट में, और राज्य सरकार ने जून में जो टर्म ख़त्म हो रहा था 6 महीने एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें इलेक्शन नोटिफाई नहीं किया और उन्होंने 3 महीने के लिए 2 जून 2024 में एक नया नोटिफिकेशन जारी करके एडमिनिस्ट्रेटर्स का टर्म एक्सटेंड कर दिया। इन चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। समझ से परे है कि एक ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार है जो निर्णय लेने में ही अक्षम है।
इतने समय से प्रशासन के पास है नगर निगम, और हालात आप देख रहे हैं, जल भराव की स्थिति से जो है जनता निपट रही है, विकास कार्य पूरे नहीं हो पाए, और अब निकाय चुनाव कराने में जिस तरह की हीला हवाली इनकी तरफ से की जा रही है वो बिल्कुल संविधान विरोधी है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जैसे ही कार्यकाल समाप्त होने की तिथि नज़दीक आती है उसके 6 महीने पहले से ही नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में ये सरकार थी कि कार्यकाल जो है दिसंबर में पूरा हो गया और आज हम अगस्त महीने में खड़े हैं। अभी तक भी चुनाव प्रदेश में ना होना कहीं ना कहीं विकास कार्यों को प्रभावित करने वाला है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर महीने में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अभी बरकरार है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो निकाय चुनाव के लिए तैयार है। आयोग की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शासन स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया गतिमान है। शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होते ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उनमें से 93 नगर निकायों के लिए हम लोग अभी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हम कर चुके हैं 2/2/2024 को। इसके अतिरिक्त 6 हमारी नगर निकाय हैं जिनके नाम हैं नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरभटपुर, कीर्ति नगर, रुड़की एवं बाजपुर। इनका भी हम लोगों ने विस्तृत पुनरीक्षण जो है उसका शेड्यूल निकाल दिया है और जो कि 9/8/2024 को हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार जो है 93 + 6 99 स्थानीय निकायों की हम लोग की तैयारी है। हम लोगों ने इसमें जितने भी मतदेय स्थल हैं, जितने भी हमारे उसके केंद्र हैं, हमने उसकी स्वीकृतियां जनपदों को प्रदान कर दी हैं। सरकार की कोई मंशा निकाय चुनाव को टालने की नहीं है और हमेशा सरकार चुनाव के प्रति गंभीर है। चुनाव समय से कराए जाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है और अब चुनाव के लिए हम तैयार हैं और सरकार भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में रहता है। कोई ना कोई किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच में जाते रहते हैं और जनता में हम केवल चुनाव के लिए नहीं जाते, सेवा भाव के लिए भी जाते हैं, सेवा के काम भी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव के लिए एकदम तैयार है। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा तुरंत चुनाव होंगे। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है और 7 सालों से बातें ही बातें हो रही हैं, वादे ही वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई वादा पूरा हो। जनता लगातार पूछ रही है कि इन वादों को पूरा भी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का ही मामला आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी पे 2018 से जनता बाट जो रही है कि अब स्मार्ट सिटी बनी, तब स्मार्ट सिटी बनी। जनता की गाड़ी कमाई तो पानी की तरह बहा दी गई, लेकिन स्मार्ट सिटी बन करके तैयार नहीं हुई। और हर मामले में आप देख लीजिए, जो सब्ज बाग दिखाते हैं वो धरातल पे उतरते ही नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की बात भाजपा की विधायक कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने तो यहाँ तक कहा कि कोई विभाग ऐसा नहीं जहाँ 20% और 40% कमीशन के बिना काम हो रहा हो। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी की बात कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि सब कुछ तैयार है तो फिर निकाय चुनाव राज्य में क्यों नहीं कराए जा रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सत्यवीर जी आपका। और शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। मोहम्मद अनीस हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, याचिकाकर्ता हैं। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल सत्यवीर जी के साथ ही कर लेते हैं। सत्यवीर जी, आखिर इतना लंबा वक्त, ये कोई दिन, महीने, घंटे नहीं, सालों बीत गए सर, क्या दिक्कत क्या है निकाय चुनाव कराने से? जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, हाँ। कोई भी चुनाव सरकार नहीं कराती है। चाहे आपके चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव, हाँ। चाहे आपके नगर निकाय का चुनाव, नगर निगम के हो,
चाहे पंचायत के चुनाव हो, ये सारे चुनाव करवाती है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और निकाय के चुनाव होते हैं, विधानसभा, पंचायत के चुनाव, निकाय और नगर निगम के चुनाव करता है राज्य निर्वाचन आयोग। सरकार एक उसका अंग होती है, मात्र इतना ही है। बाकी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, कितना उसका सीमांकन करना है, कौन से भागों को लेना है, कितना आरक्षण तय करना है, ये सारी की सारी स्थितियां तो तय करता है निर्वाचन आयोग, तय करता है। सरकार तो केवल एक उसका अंग है कि भाई निर्वाचन आयोग उसके सामने एक रिपोर्ट रखता है कि ये स्थितियां है, उसके बाद सरकार तय करती है और निर्वाचन आयोग उसके बाद चुनाव करवाता है। अभी मैं आपने एक बाइट भी चलाई गरिमा जी, जो आपने अभी दिखाई यहाँ पर कि वहां की से बाढ़ जो हमने की, जहां पर हमारा निर्वाचन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है कि यहाँ पर हम चुनाव के लिए तैयार है। उसमें बचते 7 ऐसे थे, उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, ये सब बताया उन्होंने कि वहां पर कुछ अभी हमें वहां उसका परिसीमन करना है, वहां पर भी उसके बाद हमें ये तय करना है कि रिजर्वेशन क्या है, और उसका जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार। इसमें तो किसी प्रकार का किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं है। और बड़ी जितना अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है कि वो किस क्षेत्र को दोबारा अब उसको सम्मिलित करना है, नगर निगम में लाना है या नगर पालिका में लाना है, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। और जो रहा राजनीतिक विषय कांग्रेस की तरफ से उठता हुआ आ रहा है, तो कांग्रेस को एक ही सलाह है मेरी कि निर्वाचन आयोग को अपना काम करने दीजिए, और उनको कांग्रेस को अपना इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार की आपदा आई है, दूसरों के शिविरों में जिस प्रकार से हमने देखा भी, जब एक यात्रा चला रहे थे, जो लोगों ने सेवा भाव के जो भंडारे लगाए हुए थे उसमें अपना भंडारा दिखा रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष को वहां से करण मेहरा को भगाया गया। तो मेरा केवल इतना, इस समय जो उत्तराखंड में जो आपदा आई है, हमारे 5 सांसद लगातार इस विषय में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो नितिन गडकरी से भी जाके मिले, अमित शाह जी से भी जाके मिले, और मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही जमीनी स्तर पर इस समय आपदा के कार्यों में राहत में लगे हुए हैं। हमको उन्होंने कहा कि केंद्र से हमें सेना के 2 ऐसे विमान चाहिए कि जो ये क्या ऑल वेदर में काम करते हैं। हमको चिनूक मिला, Mi-17V5 मिला। इस समय केवल जो ध्यान होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसमें कैसे रिलीफ का काम किया जाए। जैसे हमारी सरकार, हम सरकार में तो है नहीं, हिमाचल में हम विपक्ष में है, हम पहले दिन से ही वहां पे रचनात्मक विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो कर रहे हैं। बाकी जो निर्वाचन का काम है वो निर्वाचन आयोग करेगा, जिस दिन घोषणा करेगा सरकार, उसमें उसका जो सरकार के जो उत्तरदायित्व है उसका दायित्व निभाएगी। इसमें तो किसी प्रकार का गरिमा जी कोई विषय ही नहीं है। और जो बात रही आपने हाईकोर्ट ने, जो आपने कहा कि हाईकोर्ट के पास सरकार ने कहा कि हम 2 या 3 महीने बाद, सरकार जब हमें कोर्ट का आदेश हमने कोर्ट को दिया है, कोर्ट ने हमारी बात को माना है, निर्वाचन आयोग की बात को माना है, इसीलिए तो उसको हाईकोर्ट भी कह रहा है कि आप ये जो अनुकूल स्थिति हो सकती है, जो अच्छी स्थिति हो सकती है निर्वाचन की, और जब पूर्ण रूप से सीमांकन हो जाएगा, रिजर्वेशन का हो जाएगा, उसके बाद चुनाव करिए। इसमें तो कोई भी सरकार के विपक्ष में जाके कोर्ट ने कोई बात कही नहीं है। निष्कर्ष इतना निकलता है कि जो मैदान में हार चुके हैं, कैसे राजनीति के, कैसे लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, वो सबने देखा है। अभी बांग्लादेश में स्थिति खराब होती है तो इनके नेता कहते हैं कि भारत में भी सलमान खुर्शीद इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आप सोचिए कि जो एक स्वतंत्र देश है, जिसके अंदर स्वतंत्र सरकार है, जिसके अंदर स्वतंत्र लोकतंत्र है, वहां पे कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं तो समझ सकते हैं कि इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। जी गरिमा जी। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए जनता से सरोकार न होने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन शीशपाल जी एक तरफ तो कांग्रेस है जो लगातार कह रही है कि भाई बीजेपी इस सब के लिए जिम्मेदार है। अभी सत्यवीर जी ने अपने जवाब की शुरुआत में ही मुझे एक बड़ी अहम बात बताई कि भाई चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरीके से अवगत हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर क्यों आरोप लगाए जा रही है? शिशपाल जी एक मिनट। अब ये वही मैं आप कह सकता हूं ना कि किसी की अज्ञानता पर आप कितना ही प्रकाश डाल लीजिए, जब वो अज्ञान ही रहना चाहता है तो उसको कोई आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बात हो गई कि सूरज के आप सत्यवीर जी आप सुनिए, है ना? ठीक है जी गरिमा जी। हाँ बोलिए शिशपाल जी। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार नहीं करना चाहती। आप देखिए कि 2 दिसंबर 2023 तक राज्य के जितने भी निकाय हैं उनका गठन हो जाना चाहिए था, और समय पे गठन नहीं हुआ, इसीलिए 6 महीने के लिए सरकार ने प्रशासक बिठाए। उन 6 महीनों में तो कम से कम तैयारी पूरी हो जाती। और पंचस्थानीय जो चुनाव आयोग है उसका काम ही है कि चुनाव की तैयारी समय पे करे और समय पे चुनाव
लेकिन सरकार का डायरेक्शन मिला ही नहीं पंचस्तरीय चुनाव आयोग को। वो यही कहता रहा कि अभी जो है आरक्षण की गाइडलाइन नहीं आई है, अभी जो है परिसीमन नहीं हुआ है। तो भाई किस लिए डिले किया गया ये परिसीमन का काम, इसलिए डिले किया गया आरक्षण का काम। और जहां तक माननीय हाईकोर्ट की बात है, माननीय हाईकोर्ट ने तो पहले निर्देश दे दिए थे, ये तो हल्फनामा दे चुके थे कि तय समय पे चुनाव होंगे। अभी तो अवमानना का मामला यहाँ पे चल रहा है, तो तय समय पे चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? फिर 3 महीने के प्रशासक बिठाएंगे। अब प्रशासकों का कार्यकाल फिर 2 सितंबर को समाप्त हो रहा है, और अभी मुझे लगता है कि इस राज्य में चुनाव होने चाहिए थे निकायों को, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो साफ मंशा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। और क्यों नहीं कराना चाहती? आप देखिए निकायों की स्थिति, गरिमा जी धरातल पे उतर के, वहां पर कोई काम ही नहीं हुए है, जनाक्रोश है। आप ड्रेनेज का सिस्टम किसी निकाय में जाकर के देख लीजिए, जनता जल भराव की समस्या से इतना परेशान है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी जो है दुर्गति हुई पड़ी है। अगर काम हुआ हो तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है, नए पार्क तो छोड़िए, पुराने पार्कों की भी जो है बड़ी हालत खराब है। और ये कह रहे हैं कि साहब जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में निकली, वहां पर जब आपदा आई तो हमने जो है मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए कि आपदा के हालात में यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर उसे जो है स्थगित किया। ये कह रहे हैं साहब वहां से जो है करण महाराज जी को दोहराया गया। तो इससे ज्यादा निकृष्ट शुरू दिन से चारधाम यात्रा जो हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है उसको मिली सफलता से बौखलाए हुए हैं। इनके पेट में मरोड़ उतरी है कि जो है इनका जो एजेंडा है वो इनसे छीन रहा है। और जो लगातार केदारनाथ धाम की उपेक्षा कर रहे थे, जो वहां की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे थे, उस पर इनका चेहरा जनता के बीच उजागर होगा, तो वो मैं इनकी समझ सकता हूं। लेकिन जहां तक निकायों की बात है, पंचस्थानीय निकाय चुनाव क्यों डिले कर रहा है, क्यों समय पे चुनाव नहीं करवा रहा है? यही तो कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ वाला सवाल है। उसी का जवाब तो चाहिए जनता को, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। अब फिर बहानेबाजी तलाशी जा रही है। मैं आज गारंटी से आपके चैनल पे कहता हूं कि ये जो है इस तय समय में भी चुनाव नहीं कराएंगे और फिर से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर इनकी मंशा होती तो ये जो है 7 काम समय पे निपटा दिए जाते। क्यों निकाली जा रही है, क्यों जो है होमवर्क पूरा नहीं किया जा रहा, आप बताइए ना। तो 7 की जनाक्रोश का सामना नहीं करना चाहते, निकाय में हार का खतरा है। हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी, फिर किस बात का डर है? हम तो लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र का सामना करना चाहते हैं। आप सरकार होते हुए भी नहीं करना चाहते, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी क्या मंशा है। और मुद्दे पे बात करने की जगह जो है भाजपा मुद्दों को भटका करके अन्य विषयों पर ले जाती है। तो मैं अन्य विषय पे इस डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है। कि जो लोग पिछले 5 हाँ ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपकी बात को विस्तार से सुनेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा है निकाय चुनाव को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। देखिए शिषपाल जी की बात हम सुन चुके हैं, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, सभी दल जो है वो सत्ता पक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव डर के चलते नहीं कराए जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी, सत्यता क्या है? गरिमा जी, इसकी एक ही सत्यता है कि सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है नगर निकाय चुनाव का सामना करने की। और ये हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रही है कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। अगर आप राजधानी की बात करें तो राजधानी में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उसमें इतने प्रश्न चिन्ह के स्वयं के विधायकों ने, मंत्रियों ने लगाए हैं कि अब ये जवाब देते नहीं बन रहा है कि क्या किस मुंह को लेकर जनता के सामने जाए। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, इनका कहना था कि जो चुनाव कराता है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो 9 तारीख को हाईकोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया वो किसने, चुनाव आयोग ने दिया है कि सरकार ने दिया है? ये जानकारी स्पष्ट करें। चुनाव आयोग ने दिया, सरकार ने दिया है। कोर्ट को इन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हम 6 महीने में इलेक्शन करा देंगे, हम 6 महीने में नगर निकाय के चुनाव कर देंगे, निकाय के चुनाव कर देंगे प्रदेश में। लेकिन आज की स्थिति 6 महीने बाद प्रशासन को समय बढ़ाया गया 3 महीने, अब दोबारा से 3 महीने और बढ़ाया जा रहा है। और आप ही के इस बाइट शुरुआत में
आप शहरी विकास मंत्री का कहना था कि जब तक आरक्षण की स्थिति और निकायों के परिसीमन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो आपने अदालत को भी गुमराह किया, आपने जनता को भी गुमराह किया। अब आप कह रहे हैं कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं, सारा का सारा ठीक रहा, आप राज्य चुनाव आयोग में बोल रहे हैं। अरे आप इसको मानते क्यों नहीं है कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव को देखते हुए आप कब हिम्मत नहीं जुटा पाए? अब जब स्थितियां प्रदेश में बदल रही हैं, राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, अब आप दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप ही जब आपके जो नेता हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, और अब शासन प्रशासन जो है मिलकर काम नहीं कर पा रहा है और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप झूठे हलफनामा दे रहे हैं जिसमें आपको अदालत के अवमानना का सामना करना पड़ रहा है, और आप यहाँ पर टीवी चैनलों में आके ही कह रहे हैं कि राज्य चुनाव आयोग का काम है। अरे सरकार जब कहेगी कि दिशा निर्देश देगी, चुनाव आयोग तभी तो करेगा, या चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान ले लेगा कि मुझे हम चुनाव करवा रहे जी। और इसका मतलब यह होगा कि चुनाव आयोग स्वयं निर्देशित हो जाए और सरकार का उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो इन्होंने आरक्षण के परिसीमन, जो निकाय चुनाव में आरक्षण का इन्होंने जो किया, उसमें आज डीएम साहब ने कहा है कि दोबारा से होगा। यानी एक चीज निश्चित है कि चुनाव समय पे नहीं होने वाले, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण गरिमा जी एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी और सहमी हुई है। जो ये कहते हैं ना धाकड़धामी, वो धाकड़धामी जी निकाय चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार इनके पास है, मेयर इनके पास उस क्षमता, ये वर्तमान मेयर इनका था, डबल इंजन की सरकार थी, ये तब हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज तो राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब निश्चित रूप से ये निश्चित हो गया है कि प्रदेश में अगर ये चुनाव आज के रिट में होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान अब तक इस प्रदेश में का सामना करने जा रही है। और इसीलिए इसको लेट किया जा रहा है कि जितने ये राजनीतिक परिस्थितियां बदले, उसके अपने अनुकूल परिस्थितियां बने, तब जाके जो सरकार है वो चुनाव कराने की स्थिति में आएगी और तब सामना करेगी। तो निश्चित रूप से अगर कहीं गोलमोल बातें की जा रही है सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ एक डर है, वो हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है। अच्छा, सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, लेकिन एक तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। कि सत्यवीर जी आपके पास लौटेंगे, सभी मेहमानों की एक प्रतिक्रिया ले लेंगे, उसके बाद आएंगे आपके पास, एक बार फिर से जानेंगे कि आखिर क्यों निकाय चुनाव में देरी हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए फिर से रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव में आखिर देरी क्यों, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ कम वक्त हुआ है, किसी चीज की देरी हो, मतलब किस चीज की देरी है कि आखिर अगर चुनाव आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है तो क्यों आखिर इतनी देरी? एक तरफ परिसीमन देखिए लगातार हमने बताया ही अपनी रिपोर्ट में किस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, और अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या वजह है कि निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं प्रदेश में? देखिए, ये निकाय चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था। देखिए, ये निश्चित तौर पर चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम है, परिसीमन कराना, रिजर्वेशन करना, ये उनका काम है। लेकिन चुनाव कराने की सलाह सरकार की तरफ से दी जाती, उसको इंप्लीमेंट वो करते हैं। और इस प्रदेश में पिछले 2 दिसंबर को जब निकायों का कार्यकाल खत्म हुआ था तो 6 महीने कार्यकाल प्रशासकों के हवाले किया गया। उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ाया गया, और हाईकोर्ट ने भी इनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं करा रहे हो चुनाव, आखिर दिक्कत क्या है? तो सरकार बार बार उनसे टाइम मांग लेती है, लेकिन उस टाइम पर पूरा नहीं करती। देखिए, एक निश्चित तौर पर जो परिसीमन है उसमें गड़बड़ी एक वजह है। दूसरी चीज, वार्डों में, निकायों में रिजर्वेशन दूसरी चीज है, और अभी तक वो सब चीजें नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार भी हिचक रही है, क्योंकि वो जो रिजर्वेशन होता है वो चक्रीय गणना के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि एक वार्ड हमेशा के लिए रिजर्व हो जाएगा, वो दूसरा वार्ड भी रिजर्व हो सकता है। वो मेयर या
चेयरमैन सीट भी रिजर्व हो सकती है, लेकिन वो चक्रीय गणना के अनुसार होती है। अब वो चक्रीय गणना को तय करता है आयुक्त कार्यालय, और ये पक्की बात है, देखिए कि चुनाव एक संस्था के द्वारा होते हैं, जो एक वो संवैधानिक व्यवस्था है कि भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की व्यवस्था करता है, और जो उसके साथ भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि राज्य निर्वाचन अधिकारी है, वो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया करता है। लेकिन ये काम जो स्थानीय निकाय और पंचायतों का होता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है, जो सरकार ही नियुक्त करती है। वो कहीं भारत सरकार से नहीं आता, ये भी स्पष्ट कर दूं। सरकार किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को ही उस पद पर नियुक्त करती है। तो हमारे यहाँ तमाम ऐसे अधिकारी हुए जिन्होंने वीआरएस ले लिया, अगर उनकी सरकार में सेटिंग हो गई और सेटिंग के बाद उनको ये तय हो गया कि उन्होंने निर्वाचन आयुक्त बनना है, तो उन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस भी उनको फटाफट दे दिया जाता है। ये तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हैं जानते हैं इस बात को। तो ये देखिए, अब अगर सरकार बार बार चुनाव कराने से पीछे हटेगी तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट उस पर कड़ा निर्णय भी ले सकती है। जैसे हाईकोर्ट बार बार सरकार को बुला रही है, और पिछले दिनों तो नगर विकास के सचिव को बुलाया था और उन्होंने ये हलफनामा दिया था कि 6 महीने के अंदर करा लेंगे। उसके बाद दूसरा हलफनामा भी उनके द्वारा दिया गया, तो वो निर्वाचन आयुक्त ने नहीं दिया, वो आपके अधिकारी ने दिया, जो सरकार का अधिकारी है। तो ये भी स्पष्ट यहाँ होना चाहिए डिबेट में कि वो अधिकारी फिर किस हैसियत से जा रहे हैं। मेरे को यूकेडी प्रवक्ता की बात बिल्कुल सही लगी, जिन्होंने बोला वो अधिकारी जा किस हैसियत से रहे। अगर सरकार उसका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है तो उनकी हैसियत क्या है फिर वहां हलफनामा देने की। तो ये चीजें भी तय होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर ये माना जाए कि निकट भविष्य में सरकार को चाहे हाईकोर्ट के दबाव में कहे या जन दबाव में कहे, अगले 3-4 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़े। जी, जल्द ही चुनाव कराने होंगे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। याचिकाकर्ता हमारे साथ में मोहम्मद अनीस जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी अनीस जी के न्यूज इंडिया पर। अनीस जी, आपकी ओर से याचिका दी गई है और देखिए लगातार सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो काम ही नहीं है, चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरीके से सभी जो प्रवक्ता है या वरिष्ठ पत्रकार है जिनकी ओर से कहा गया कि भाई तैयारी तो सरकार को ही करनी पड़ेगी ना, आपको क्या शिकायत लग रही है अनीश जी? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया और बीजेपी का कभी विश्वास संविधान में नहीं रहा है। आप सन 2008 उठा के देख लीजिए, उसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोहम्मद उमर सिद्दीकी द्वारा PIL फाइल की गई थी। तब जो है सरकार ने चुनाव कराए थे, तब भी भाजपा की सरकार थी। और वर्ष 2018 भी आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब ने एक जनहित याचिका दायर की थी, तब सरकार को चुनाव कराने पड़े। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं में अपना विश्वास नहीं रखती है। और दूसरी बात यह है कि जैसा माहौल बीजेपी के खिलाफ बन के आ रहा है देश में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या अभी आपने 2 उपचुनाव देखे हुए मंगलौर का और बद्रीनाथ का, उसमें जनता ने स्पष्ट जो है बीजेपी की कार्यशैली को नकार दिया, जिससे राज्य सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है कि कहीं अगर निकाय चुनाव अगर हम कराते हैं और उसमें रिजल्ट जाहिर सी बात है अपेक्षित है कि कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा, इस बात से राज्य सरकार डरी हुई है और चुनाव कराने से कहा। और रहा हमारा प्रश्न जो हम जनहित याचिका हमने दायर की है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम संविधान की रक्षा के लिए जितने भी कांग्रेसजन हैं, कांग्रेस के संरक्षण में अपने विधायक श्री आदेश सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और कभी इन बीजेपी वालों के सामने कभी हम सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सत्यवीर जी के पास चलते। देखिए सत्यवीर जी, आपने सबकी बात सुन ली, आप पहले ही कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बड़ी बात ये नहीं, देखिए सरकार की ओर से तैयारी क्यों नहीं है? अभी वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी कराना पड़ेगा चुनाव, तो सरकार ने इस हद तक तैयारी पूरी क्यों नहीं की और वक्त भी कम नहीं था?
गरिमा जी, जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है पूरे भारत में, तो थोड़ा सा इनको मैं प्रकाश दे दूं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव तक का प्रकाश डाला है। सारे विपक्षी दलों के आंकड़े उठा लीजिए मान्यवर जी, थोड़ा अध्ययन करके आया करिए, होमवर्क करके आ लीजिए, तब भी हमारे बराबर नहीं पहुंच रहा। अच्छा, और 2024 के चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों अब की बार के बाद कुछ बोलने को है आपके पास? सुनिए गरिमा जी सुनिए, 5 राज्यों के चुनाव होते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ। अरुणाचल प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आपका उड़ीसा में चुनाव होते हैं 2009 से 2024 तक, जब चुनाव होते हैं उड़ीसा में, तब से लेकर अभी तक से नवीन पटनायक जी पे वहां के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद किसकी सरकार बनती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। सिक्किम में हमारी सरकार, गठजोड़ की सरकार बनती है, जो हमारा वहां पर है। आंध्र प्रदेश में हमारी गठजोड़ की सरकार बनती है। तो इसलिए जब आप कोई प्रश्न सामने रखते हो, थोड़ा सा होमवर्क करके आ जाइए करिए, मेरा आपसे निवेदन है। और विषय रहा मेरा आपका गरिमा जी, और विषय ये रहा मेरा दूसरा। ये भी बात यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई सरकार वहां पर क्यों कोर्ट में जा रही है, सरकार को क्यों कोर्ट पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सरकार होते हैं उसके अधीन सारे डिपार्टमेंट सरकार के अधीन होते हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक दिन की रिपोर्ट देता है कि हमने इतने निकायों में ये स्टेटस है, इस निकाय का ये स्टेटस है, ये निगम में इतना स्टेटस है, हमने इतना वहां पर सीमांकन की इतना सीमांकन कर लिया, इतना बचा हुआ है। अब सरकार वो सभी चीजों तथ्य लेके कोर्ट के पास जाती है। उन तथ्यों को लेके कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने कोर्ट उससे सहमत हुआ। उसके बाद आगे हमने कहा कि आप इस काम को आगे करिए। इस बार भी बुलाया तो सरकार जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं है। और मान्यवर सूत्र आपने सुना नहीं क्या मेरे को? दीपक जी बीच में नहीं, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। दीपक जी लीजिए, गरिमा जी निर्वाचन आयोग ने सरकार को अपडेट दिया, सरकार वो चीज लेके गई निर्वाचन आयोग की। सरकार ने अपनी रिपोर्ट तो ना वहां पर कोई दी, जो निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट बनाई वो लेके गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए गरिमा जी बताता हूं, जब सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो विभागवार बजट प्रस्तुत करती है, तो विभाग अपनी रिपोर्ट भेजता है ना कि हमने इतना राजस्व कलेक्शन किया, हमने इतना काम करना है, हमको इतना बजट चाहिए, तो उसके हिसाब से ही तो जाता है। कोई मंत्री तो ना बजट बनाता हो, तो सरकार अपने विभाग अपना बना के देते हैं, उसके बाद वो वहां प्रस्तुत होता है। तो मेरा ये निवेदन है, जब आप किसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हो, किसी संस्था के बारे में बात करते हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करके आया करिए, तब दर्शकों के सामने रखा करिए तो अच्छा रहेगा। और एक और बात बता देता हूँ, दीपक जी एक मिनट हो जाइए। और मैं अभी प्रश्न उठा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यूकेडी वाले कह रहे थे कि देहरादून के अंदर पानी ही पानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं गरिमा जी, आपके दर्शकों को, जब स्मार्ट सिटी का काम भारत सरकार के द्वारा हमको दिया गया था, तब ये कह रहे थे कि किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता। आज मैं पूरा देहरादून घूमता हूं, कहीं पानी तो मुझे दिखाई नहीं रहा। इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है स्मार्ट सिटी में, कहीं भी किसी प्रकार का चुनाव से आपको डर लगता है और आप उपलब्धियां गिना रहे हैं। गरिमा जी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, गरिमा जी मैं कंप्लीट फटाक से करिए जल्दी से। गरिमा जी 30 सेकंड में कंप्लीट कर। और यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी जो हवा में तैरती थी, वो सारी अंडरग्राउंड कर दी गई। यहाँ पर ग्रीन कम शब्दों में कर लेते हैं, मैं आपकी बात को कम शब्दों में पूरा कर देती हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने पूरा स्मार्ट प्रदेश बना दिया, ठीक है, आप बात कर रहे थे, मैं आपके लिए प्रदेश कह रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और मेहमान है, उनको जोड़ लेते हैं। देहरादून से दिल्ली से देहरादून के ढाई ठीक है सर, निकाय चुनाव का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो सुनिए मुद्दे पर रहते हैं। सत्यवीर जी सुनते नहीं आप, प्लीज सुना करिए। आप बोलते बहुत अच्छा, लेकिन सुना भी करिए सर। डिले आता है, थोड़ा डिले में आता है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम डिले के बाद तो सुन लिया करिए, ठीक है। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, दीपक जी बताइए। गरिमा जी, इनकी बातों में विरोधाभास देखिए। शहरी विकास मंत्री ने क्या कहा आपकी बाइट में कि जब तक हम आरक्षण और परिसीमन के काम नहीं करेंगे तब तक चुनाव नहीं होंगे, ये बात बोला ना। और यहाँ पर प्रवक्ता साहब क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नहीं करा। आप विरोधाभास देखिए ना, या तो इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या ये प्रवक्ता यहाँ पर आके झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इनके मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा जो निकायों का परिसीमन और आरक्षण निर्धारित नहीं होता तब तक चुनाव नहीं होंगे। वो किस अधिकार से बोल रहे हैं? और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो देता है, तो उसमें गलत क्या कह रहे हो? चुनाव आयोग ही तो तय करेगा ये, दीपक जी, चुनाव आयोग ही तो तय करेगा ये। मंत्री जी ने गलत किया इसमें कि जब तक निर्वाचन आयोग ये तय नहीं कर लेता कि परिसीमन कंप्लीट नहीं हो जाता, रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव कैसे हो जाएंगे? आप मुझको बताइए, इसमें विरोधाभास किस प्रकार का है? हलफनामा किसने दिया?
चुनाव आयोग ने, मैंने आपको बताया तो निर्वाचन आयोग अपडेट करता है सरकार को, हमने इतना कार्य कर लिया, उस कार्य को लेके कोर्ट में जाते हैं, आपको जानकारी उसी को लेकर तो कोर्ट में जाता। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए आपस में बहस नहीं करनी, मैं फिर बार बार कहती हूँ कि आपको आपस में बहस नहीं करनी, एक दूसरे की बात सुनिए, उसके बाद अपना मौका आने पर बोलिए। सर सत्यवीर जी, इस बात को आप सुन लीजिए प्लीज। दीपक जी फटाक से कंप्लीट कीजिए। देखिए, चुनाव आयोग पार्टी नहीं है, सरकार पार्टी है, सरकार ही राजीनामा दे रही है। ठीक है, ये मानने को राजी नहीं है। और अगर आज चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उसके सारे के सारे अगर जिम्मेदारी है तो वर्तमान सरकार की है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनिए, अरुण जी के पास एक बार जाते हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि भाई एकदम ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, निकाय चुनाव का डर सरकार को है क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव जब तक लोकसभा के हुए डर नहीं था, 5 सीटें उनकी झोली में भी आ गई, लेकिन निकाय चुनाव में स्थानीय जनता स्थानीय समस्याओं को देखते हुए वोट देती है। क्या ये वजह है कि आखिर ये डिले होते जा रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि रोज तमाम चैनल में देहरादून में बारिश हो रही है, इस टाइम भी बारिश हो रही है। तमाम पैनलिस्ट मेरी बात से सहमत होंगे जो देहरादून से बैठे हुए। देहरादून में तो बारिश होगी ही, बरसात में बारिश तो होगी। ठीक है सत्यवीर जी प्लीज। बरसात नहीं भरता है। अरे यार बीजेपी वाले सब्र कर लिया कर भाई, तेरे से बड़े हैं उम्र में। नहीं आप सब्र कर लिया कर, सुन लिया कर। ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है प्लीज शब्दों का सही प्रयोग। हाँ ठीक है अरुण जी को बोलने दीजिए। सही प्रयोग करिए, शब्दों का सही उपयोग और प्रयोग करना सीखिए। अगर आप सीनियर हो तो आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना, कैसे नहीं करना। सत्यवीर जी ठीक है तो सत्यवीर जी अरुण जी प्लीज आप कम से कम अगर आप उस चीज को मेंटेन कर लीजिए। अरुण जी आप अपनी बात को शुरू करिए। अरुण जी आप अपनी बात को शुरू करिए और सत्यवीर जी आप शांत हो जाइए। बड़ापन क्या होता है? ये थोड़ा सा अरुण जी प्लीज मैं आपसे और सत्यवीर जी बड़प्पन का ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। हर बार ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप हर बार बीच में सबको टोकते हो और उसके बाद कहने बड़प्पन क्या होता है। आपको भी इस बात की कम से कम डिबेट में बैठने के नियम सीख लीजिए। हर बार जब भी आप बैठते हैं आपको बताती हूँ, तय करना चाहिए। उनको भी बोलने से पहले तय करना चाहिए। हाँ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे थे कोई बीच में बोला, आपने बोला था उस वक्त, वो बोले थे बीच में। आपको हर किसी के बीच में बोलना है, हर किसी से व्यक्तिगत बहस शुरू कर देनी है। सत्यवीर जी बिल्कुल शांत हो जाइए। सत्यवीर जी बिल्कुल शांत हो जाइए आप। ठीक है अरुण जी आप शुरू करिए। बरसात में होगी ये बताइए। हाँ अरुण जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए और प्लीज इससे बाहर आइए, मुद्दे पर आइए। के न्यूज की गरिमा, के न्यूज की टीम को इस टाइम, क्योंकि राजेश वर्मा के पास अपनी गाड़ी है, उसको कहिए इस टाइम कैमरा लेके पूरे शहर में निकल जाए, ड्रेनेज सिस्टम का पोल खोल के रख देगी। अरे सर हमने देखा है कि आपने न्यूज वाले रिपोर्टिंग कमरे के अंदर जाके कहते हैं, कमरे के अंदर जाके करते के न्यूज वाले रिपोर्ट। कहना चाह रहे हो सर? सत्यवीर जी सबसे पहले तो अपनी बातों पर लगाम लगाइए सर, ठीक है? आपको नहीं पता है कि के न्यूज वाले रिपोर्टिंग कहाँ करते जाकर? सोच समझ कर बोलिएगा। आप के न्यूज के डिबेट पर बैठे 10 बार हमने खुद हालात दिखाए हैं। एक तो काम आपको धरातल पर जाकर करना नहीं है, उसके बाद कमरे में बैठकर इस तरह की बेहुदी बातें आप शुरू कर देते हैं। कृपया करके शांत हो जाइए, कृपया करके शांत हो जाइए। सत्यवीर जी प्लीज। अगर वो मैं भी सिर्फ और सिर्फ डिबेट का समय बेकार करना आपका काम है। सत्यवीर जी प्लीज अब दोबारा बीच में मत बोलिएगा। अरुण जी आप अपनी बात शुरू कीजिए और मुद्दे पर आइए, इनसे आगे बढ़िए। ये तो बताओ आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं कि कमरे से बाहर निकलिए और रिपोर्टिंग करिए। वाजीवाब न्यूज के ऊपर आप किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो? सत्यवीर जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं के न्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। सत्यवीर जी आप हमारे लिए मत लड़िए। हमें पता है कि हम कहाँ से रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और कहाँ से दिखाते हैं। तो आप चुप हो जाइए प्लीज और डिबेट का समय मत बेकार करिए। मैं आपसे 100 बार कह चुकी हूँ। प्लीज अरुण जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्टिंग सिखाइए। सिखाओगे कि न्यूज का रिपोर्टिंग कैसे होती है? सत्यवीर जी की आवाज बंद कर दीजिए। सत्यवीर जी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज सत्यवीर जी की आवाज बंद कीजिए। सत्यवीर जी आपको डिबेट में बैठने के बिल्कुल भी आपको नियम कानून कायदे नहीं पता है। कृपया करके आपसे विनती है आगे से बैठिएगा तो ये चीजें ध्यान रखकर बैठिएगा कि सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है और मेहमान भी हम बुलाते हैं। अब अरुण जी प्लीज आप भी कम से कम उस चीज से आगे बढ़िए। व्यक्तिगत बहस आपको भी करनी है क्या? मुद्दे पर आएंगे तो हमारा समय नहीं बेकार होगा। निवेदन करके उनको भी आग्रह करिए कि कैसे डिबेट होती है
और मैं पहली बार आपके साथ नहीं बैठ रहा हूँ, मेरे मुंह में शब्द मत दीजिए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि आप हर बार बैठते हैं और हर बार यही काम करते हैं। सत्यवीर जी को म्यूट करिए प्लीज। ठीक है अरुण जी आइए मुद्दे पर। आसानी इन्हीं से सुन लिया कि ये पूरा टाइम प्रवचन और हम सब जितने पैनलिस्ट हैं बैठ के प्रवचन सुना करेंगे, क्योंकि आईना देखने से अगर दिक्कत होती है किसी को तो डिबेट में नहीं आना चाहिए। तमाम पैनलिस्ट आते हैं बीजेपी के, कभी कोई इस तरह व्यवहार नहीं करता। दूसरी चीज मैंने ये कहा इस टाइम बारिश हो रही है, व्यवहार किया बताइए जरा की क्या आपको मैंने क्या शब्द गलत बोले बताइए जरा, बताइए कौन सा शब्द गलत किया मैंने आपको? मैंने बोला कि जब आपने प्रश्न उठाया, मेरे ऊपर प्रश्न उठाया, व्यक्तिगत प्रश्न उठाया, बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में जब आपने गलत प्रश्न किया, जब आपने व्यक्तिगत प्रश्न किया तब बोला मैंने, तब व्यक्तिगत प्रश्न किया आपने, तब बोला मैंने आपने, जब आपने जब व्यक्तिगत प्रश्न किया, आपने व्यक्तिगत प्रश्न किया, वो एंकर को उसमें बोलना चाहिए था, एंकर ने नहीं बोला। अरुण जी और सत्यवीर जी, कम से कम अरुण जी आप बड़े हैं तो आप भी बड़प्पन दिखाइए। मैं आपसे कह रही हूँ सत्यवीर जी नहीं सुधरने वाले अपनी चीज से। और सत्यवीर जी आप क्यों नहीं समझते हैं, क्या मतलब क्या है इस तरीके की बात का? आपको पता है आपने कितना समय व्यर्थ कर दिया है? बताइए कि प्लीज अब बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइएगा, बिल्कुल चुपचाप बैठिएगा डिबेट में। अब मैं आपके पास जब आऊं सिर्फ तभी बोलिएगा। हाँ प्लीज, अब कोई कुछ भी बोले काउंटर करना है अपने पास, जब मैं आपके पास आऊं तब बोलिए ना, तब आप इधर उधर की बातें करते हैं। अब चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए अरुण जी, और सीधा मुद्दे पर आइए। सत्यवीर जी पर टिप्पणी करने से आगे बढ़ जाइए प्लीज, मैं आपसे भी यही विनती कर रही हूँ। गरिमा जी। हाँ अरुण जी बोलिए। अरुण जी मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ ठीक है सर, प्लीज इससे आगे बढ़िए ना। ठीक है आप नहीं बोलते, हमें पता है। कभी नहीं बोलता, इससे मैं भी उम्मीद नहीं करता कि कोई मुझे टोके। हाँ ठीक है सर, मैंने एक सिंपल सी ड्रेनेज की बात आई कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, तो मैंने सिंपल सी एक बात कही, अपने रिपोर्टर को भेज के चेक करवा लीजिए कहाँ जल भराव हो रहा है। हाँ। तो इसमें इतना चिल्लाने की कोई बात नहीं। सर मैं कह रही हूँ आप आगे बढ़िए, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए काफी नहीं है। मुझे पता है ना मेरे रिपोर्टर्स मेरे कहाँ पर जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप उससे आगे बढ़िए, मुद्दे पर आइए। मुद्दा निकाय चुनाव का था तो वहीं तक रहना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उसी पर बोलिए। तो निकाय चुनाव की बात यह है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है निकाय चुनाव कराने की। सरकार कार्यक्रम देती है निर्वाचन आयुक्त को, और निर्वाचन आयुक्त उस हिसाब से चुनाव की घोषणा करते हैं। ये सरकार का काम है जी। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में शिशपाल सिंह बिष्ट। शिशपाल जी, सरकार का काम है, और दूसरी ओर अभी सत्यवीर जी कह रहे थे हमने तो नदी नाले सब साफ करा दिए, एकदम ड्रेनेज बहुत बढ़िया है, सड़कें बहुत बढ़िया है। निकाय चुनाव से जो डर का मैंने सवाल किया था अरुण जी से, उसका जवाब मुझे ठीक तरीके से मिला नहीं, क्योंकि सत्यवीर जी ने बड़ा समय भी खा लिया। और दूसरा ये कि आखिर अगर आप भी कह रहे हैं कि सरकार तैयारी नहीं कर रही है, सरकार डर रही है, तो क्या वजह है कि सरकार डर रही? सरकार लोकसभा से तो नहीं डर गई थी, बाकी के चुनाव से तो सरकार नहीं डर गई। निकाय उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसमें जिन चेहरों पे चुनाव लड़ा जाता है वो चेहरे अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन जो निकाय चुनाव है पूरे जो है राज्य सरकार की परफॉर्मेंस पर, और जो निकाय है उनकी परफॉर्मेंस में लड़े जाएंगे। और निकायों में आप देख लीजिए जो कार्यों की दुर्दशा है, मैं तो पहले कह चुका हूँ, धरातल पे कोई काम ही नहीं हुए, और भाजपा के प्रवक्ता ही विरोधाभासी बात कर रहे हैं। पहले के साथ जो है सरकार का काम नहीं है, जो है पंचस्थानीय चुनाव आयोग का काम है। फिर बाद में कह रहे हैं कि जो है पंचस्थान चाहे कोई भी संस्था हो सरकार के ही अधीन है, तो तय कर लीजिए भाई। लेकिन प्रदेश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, वो जानती है ये सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार जब चाहेगी तभी चुनाव होंगे, और चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार चुनाव नहीं करना चाहती, क्योंकि जनाक्रोश का भय है, और जनाक्रोश इस कदम है कि बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ रहा है। मैंने अभी पहले दावा किया इस पे, और फिर कर रहा हूँ कि आप लिख लीजिए। शिशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बार भी ये निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा धरातल पे नजर नहीं आ रही। भाई अगर आपने इतना ही राम राज्य में लाया, इतना ही विकास कर दिया, तो चुनाव कराए ना समय पे। पूरा विपक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहा है, सारे सामाजिक संगठन चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि समय पे चुनाव कराइए। आप
झूठे हलफनामे जो है माननीय हाईकोर्ट में दे रहे हैं, तो क्या है, इससे क्या संदेश जा रहा है आप बताइए ना। तो साथ अगर आप चुनाव कराना चाहते हो, और बार बार शहरी विकास मंत्री जी, मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पे जो है एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शहरी विकास मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा था कि तय समय पे चुनाव होंगे, मैं मलिन बस्तियों के संबंध में, लेकिन वो तो बयान बदलते जा रहे हैं, तय समय तो बहुत लंबे से चलता चला आ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं एक एक कर। निश्चित तौर पर गरिमा जी यही तो है ना, आप बताइए ना, यही है भाई, आप जो बोल रहे हैं उसमें खड़ा उतरिए ना। लोकतंत्र में चुनाव से क्यों भागना? अगर आपने काम किया है और आपकी मदद से ही तो 7 महीने में चुनाव जाने चाहिए। 1 दिसंबर जब दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था, प्रशासक आपने दिखाई, उस समय चुनाव हो जाना चाहिए था, बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तो आपने किया क्यों नहीं? ये जो परिसीमन का मामला है, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव तय समय पे हुए, इसका मतलब भारत निर्वाचन आयोग ने तय समय पे पूरी फॉर्मेलिटियां पूरी की, पूरे काम के उन्होंने तो बहानेबाजी नहीं बनाई। लेकिन आप बार बार बहानेबाजी बना रहे हैं, ये जो आरक्षण का बहाना, परिसीमन का बहाना बना रहे हैं गरिमा जी, तो ये तो बहुत पहले निपट जाना चाहिए था, तो समय पे हम तो क्यों नहीं किया गया? इसका साफ साफ मंशा है कि सरकार की तरफ से जो है मिली जो है कमांड, तो कमांड क्यों मिल रही है? तो दरअसल पे स्थितियां जो है सरकार के खिलाफ है, और हम तो कह रहे हैं आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, बार बार अपनी उपलब्धियां भी गिनाते हैं, तो ये उपलब्धियां निकाय चुनाव में गिनाते, समय पर तैयारियां पूरी करवाते, समय पर चुनाव करवाते, तो ये बातें नहीं उठती, विपक्ष को आपको घेरने का मौका ही नहीं लगता, क्योंकि हम तो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, जो 5 तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, दीपक जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। दीपक जी, ठीक है शिषपाल जी, अब दीपक जी को सुन लेते हैं। दीपक जी। गरिमा जी, निकाय चुनाव कभी भी हो, लेकिन आप एक और अच्छी चीज देखिए कि जब से प्रशासक यहाँ पर आए हैं, विशेष रूप में उत्तर देहरादून की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वनस्पत चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा, जो पहले काम होते थे। ये देखिए इनकी हालत, आप ये देखिए, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां निकाय चुनाव जीते हुए, आप विशेष रूप से देखिएगा, जब से प्रशासकों में आए तब ज्यादा काम किया जा रहा है। और इनके कार्यकाल में क्या था कि कार्य जो लोगों को तनख्वाह ज्यादा दी जा रही थी, जिसका घोटाला डीएम के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से सार्वजनिक हुआ, और लोग कम से काम करने वाले, उस जो वास्तविकता है जनता के बीच में, वो सच ये है कि जिस तरीके से भ्रमित करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अब वो सामना नहीं कर पा रही है। वास्तविकता ये है कि जनता का सामना करने से डर रहे हैं, और तरह तरह के बयानबाजी ये लोग मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, अपने नेताओं के माध्यम से दे रहे हैं, और सबसे बड़े यहाँ तक भी ये नहीं चूक रहे हैं कि कोर्ट में भी गलत हलफनामा पेश किया जा रहा है, ये उससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इस तरह की जो ये लगातार ये कोशिश चल रही है, ये सिर्फ दरी सहमी सरकार है उत्तराखंड में, और जो अब चुनाव का सामना नहीं करना चाहते। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सत्यवीर जी, सबके आरोप वैसे ही हैं और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप उपलब्धियां गिना रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर निकाय चुनाव से डर भी तो है, वो दिख रहा है, और ऐसा नहीं है कि सरकार को निकाय चुनाव से कोई वो नहीं है। अगर आपको इतनी चिंता है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, आप सत्ता में है सर, चुनाव आयोग भी अगर चुनाव नहीं करा रहा है तो ये इस बात को चुनाव आयोग तक पहुंचाना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? गरिमा जी, एक आपका प्रश्न भी और अन्य प्रवक्ता 2 कांग्रेस के और यूकेडी कह रहे कि चुनाव से डर रहे हैं, तो मैं आपको ही बता दूं, ये सेम इसी प्रकार के प्रश्न इन्होंने आरोप लगाए थे जब हरिद्वार में पंचायत के चुनाव थे। और कभी भी हमारी धरातले स्थली गरिमा जी वहां पर ये नहीं कि हमने कभी वहां ब्लॉक प्रमुख बनाया या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हो। जब चुनाव होते जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख भी हमारे, तभी भी इस समय भी कह रहे थे डर रहे हैं। कोई नहीं, जिस समय चुनाव आ जाएगा इनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और एक बात से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ यूकेडी के प्रवक्ता से, जो मैं बोलने वाला था, क्योंकि 10-15 दिन पहले ये आरोप लग रहे थे कि जब से प्रशासक बैठाए हैं किसी प्रकार का भी काम नहीं हो रहा है। आज कम से कम इन्होंने माना तो है, मुझे लगता है कि कोई काम लेके गए होंगे तो इनका काम बड़े आसानी से हो गया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से प्रशासक हो चाहे उससे पहले हो, हमारी सरकार ने बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम किया। और देहरादून जिले के अंदर मैं बैठा हूं, डिबेट कर रहा हूं, तो पहला जो प्लांट भी लगा है गार्बेज को साफ करने के लिए, वो हमारी सरकार ने ही लगाया है। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के प्लांट और लगे, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ये चीजें भी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार, मैं आपको पता है, फिर भी जैसे ही निर्वाचन आयोग ये कहता है कि हमने रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, हमने जो परिसीमन का कार्य हमने पूरा कर लिया है, हमारी सरकार अगले दिन ही चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। हम केवल सरकार एक पार्ट है,
कराना चुनाव निर्वाचन आयोग ने है। और मैं आपको बता दूं, बरसात जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी ही पानी भरा है, मुझे तो मैं तो लगता हूं पता नहीं कौन से शहरों में ये घूमते हैं। पूरा देहरादून मैं भी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर डेली घूमता हूं। इनर देहरादून में जहाँ की स्मार्ट सिटी के सारे काम हुए, कहीं भी इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे हाथीबड़ कला हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे दर्शन लाल चौक हो, चाहे आपका बुद्धा चौक हो, चाहे आपका क्रॉस रोड मॉल हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे ईसी रोड हो, कहीं भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सारी चीजें बेहतर है, तो देखिए प्रदेश के लोग भी चाहते हैं, आपके विपक्षी भी चाहते हैं, और जैसा आप कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आपकी नीयत भी यही है कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो। तो हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराएं, ताकि जो प्रदेश की जनता है, जो प्रदेश में विपक्षी लोग हैं, ये भी संतुष्ट हो सके और आप पर इस तरह के आरोप न लगा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव में देरी को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, शेख हसीना के बेटे जॉय का बड़ा बयान सामने आया है। तो शेख हसीना के बेटे का बयान सामने आया है। हम खबर आपको बता दें, हालात ठीक होने पर बांग्लादेश वापस लौटेंगे। वहां बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शेख हसीना के बेटे का बयान सामने आया। हम अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जॉय की ओर से अहम बातें कही गई हैं। और पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। शेख हसीना के बेटे जॉय का बड़ा बयान सामने आया। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत की शरण में और भारत में, लेकिन अब उनके बेटे का यह बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हालात ठीक होने के बाद बांग्लादेश के लिए वापस लौटेंगी शेख हसीना। और देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।